हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विशाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। इससे पहले हमने मनी के बारे में पढ़ा था। अब हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और बैंक का जब नाम आता है तो हम सबको मालूम है कि इसका सारा जो भी काम होता है वो मनी से रिलेटेड होता है। बैंक के जो मेजर फंक्शंस होते हैं, हम उसमें अपना पैसा जमा कराने जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट होता है हमारा, और बैंक से लोन लेने जाते हैं। तो ये मोटे मोटे दो फंक्शंस बैंक के होते हैं। बट जब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो हम थोड़ा और डीपली बैंकिंग के फंक्शंस को जानेंगे, और इसमें सबसे बड़ा जो आपका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बैंकिंग का वो होता है मनी क्रिएशन। हाँ जी, ये आपने एज अ ऑर्डिनरी पर्सन नहीं सुना होगा, बट जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसे कहते हैं मनी क्रिएशन। कुछ छोटे से शब्दों में आपको समझाऊं तो इसका मतलब, कोई बंदा है, उसके पास असल में कैश पड़ा हुआ है 1,000 और उससे वो बनाता है 5,000। हाँ जी, एक का पांच, एक का पांच, एक का पांच। तो ये बैंक का फंक्शन है, वो एक का पांच करता है। और ये मजाक नहीं है, बैंक सच्ची में ऐसा करता है। कैसे करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि बैंक मनी क्रिएट कैसे करता है। अभी हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक आपके आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जिससे हमारा लेन देन होता है। हम इन्हीं बैंक में अपने पैसे जमा कराने जाते हैं और इन्हीं बैंक से हम लोन लेने जाते हैं। तो इन्हीं यही बैंक आपके मनी क्रिएट करते हैं, और यही बैंक आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे, और एजम्पशन ये है कि इकोनॉमी में सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। बैंक के थ्रू मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उसको चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ऑनलाइन ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं वो कर रहे हो, या तो फिर चेक के थ्रू कर रहे हो। चेक के थ्रू भी करते हो तो आप वो चेक बैंक में जाकर जमा कराते हो और आपके अकाउंट में सीधा पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, सिर्फ बैंक के थ्रू हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है। और तो ये आपकी एक एजम्पशन है, ये मान के चलना है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये देखो, इस एग्जाम्पल में हमने टेबल बनाई हुई है जिसमें कि यहाँ लिखा हुआ है डिपॉजिट्स। तो ये वो है जो हम लोग अपने बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं। ये आपका कैश रिजर्व रेशो है, एक कैश रिजर्व है, और ये आपका लोन है। तो बैंक का मेन फंक्शन क्या है? हमसे डिपॉजिट लेना और इन्हीं डिपॉजिट को आगे लोगों को लोन देना। ऐसे ही बैंक कमाता है। तो मतलब अगर आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपको मान लीजिए बैंक 3% के रेट पे इंटरेस्ट देता है, और इन्हीं पैसों को, जो आपके जमा कराए हुए पैसे हैं, इन्हीं पैसों को बैंक आगे लोन पर किसी और को देगा, तो उससे 10% रेट लेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस है 7% का। 10 - 3, ये बैंक की अर्निंग होती है। तो ऐसे बैंक कमाते हैं तो लोन तो बैंक देगा ही देगा। बट बैंक ये मान के चलता है कि कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, और इमरजेंसी भी अगर नहीं होती तो आप ये मान के चलिए कि आप खुद सोचिए, आपने 1,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक अगर सारे के सारे पूरे 1,000 रुपए ही अगर लोन पे दे देगा, और कल को आप पैसे निकालने जाते हो, आपको थोड़े पैसों की जरूरत है, तो बैंक के पास तो पैसे है ही नहीं, सारे पैसे उसने लोन पर दे दिए। तो इसलिए बैंक एक एस्टिमेट लेके चलता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि अगर किसी बंदे ने मेरे पास 1,000 रुपए जमा कराए हैं तो ऑन एन एवरेज वो 20% पैसा निकालने आएगा। और सारे पैसे तो हम भी बैंक से नहीं निकालते। अ, हमारे मेनली मोटे तौर पे पैसे बैंक में जमा रहते हैं, और कुछ कुछ हमें जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको कैश विड्रॉ करने बैंक से जाते हैं। हाँ, तो ये कैश की बात हो रही है, अगर इनकेस आप कैश विड्रॉ करने चाहते हो तो। अदरवाइज आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो किसी बंदे को, आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी किसी बंदे को कैश विड्रॉ करना हो, तो बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये मान के चलता है कि 20% जितना पैसा जमा है उसका 20% बंदे निकालने आते हैं। तो वो ऐसे इमरजेंसी के लिए या फिर ऐसे कैश विड्रॉल्स के लिए 200 रुपीज रिजर्व में रख रहा है। तो 1,000 में से 200 रुपये उसने रिजर्व में रखे, जो कि रियल कैश में पड़े हैं उसके साथ, और बाकी का वो लोन देगा। अब 1,000 में से 200 रुपये रिजर्व में रखे और 800 का लोन दिया। जब 800 रुपये का ये लोन दिया, तो अगर आप लोन कभी लेने जाओगे बैंक के अंदर, तो बैंक आपको कभी हाथ में पैसे नहीं पकड़ाता। बैंक कहता है कि आपका एक अकाउंट खोल देते हैं जी, आपका एक अकाउंट ओपन कर देंगे, और आपके 800 रुपये उसमें ट्रांसफर मार देंगे। हाँ, आपके 800 रुपये उसमें ट्रांसफर मार देंगे।
जब भी आपको निकालना हो आप कैश में निकाल लेना। अब ये अकाउंट ओपन करने से क्या होता है, हम जब भी बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो हमारा अकाउंट होता है, हमें पता है हर किसी का अकाउंट होता है। तो ये तो 1,000 रुपए जो बैंक के पास पड़े थे, इसका तो अकाउंट ओपन हो रखा था। अब जब बैंक ने लोन दिया और इसका भी अकाउंट ओपन करा, तो एक और अकाउंट बैंक के पास खुल गया यहाँ। तो 800 रुपये का लोन दिया, तो बैंक ने 800 रुपये एक अकाउंट ओपन करके उसमें 800 रुपये ट्रांसफर करे। तो ये 800 रुपये यहाँ पे एक अकाउंट ओपन हुआ और उसमें जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए। तो ये भी आपका एक तरीके से बैंक के पास एक और डिपॉजिट क्रिएट हो गया। अब ये कैसे हुआ, पैसे खाली बैंक के पास 1,000 रुपये थे, और तो ये इसी को तो लोन दिया था, इसी 1,000 रुपये में से 800 रुपये का लोन दिया था, आप द्वारा यहाँ पे 800 रुपये का डिपॉजिट कैसे क्रिएट कर रहे हो। तो दोस्तों ये ऐसे होता है कि देखो अकाउंट्स के रूल से चलते हैं। 1,000 रुपये डिपॉजिट थे वो तो थे, अभी लोन दिया है और इस लोन के नाम पे एक और अकाउंट खोला है, तो एक और कस्टमर बनाया है, एक और डिपॉजिट अकाउंट खोला है बैंक ने, और उसमें 800 रुपये ट्रांसफर किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ जी, तो ये जो पैसे जो ट्रांसफर हुए हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली हुए हैं, मतलब कि सिर्फ सिर्फ एक एंट्री हुई है। पहले रजिस्टर्स होते थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज नहीं होती थी, पहले सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, तो एक रजिस्टर में खाली एक एंट्री हो जाया करती थी, कोई रियल में कैश ट्रांसफर नहीं होता था। बट एक अकाउंट तो खुल गया और उसमें एक एंट्री हो गई 800 रुपये की, कैश नहीं गया, सिर्फ एक एंट्री हुई है। तो यहाँ पे आपको ये अकाउंट खोलने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ये अकाउंट खोलने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट थी, ये आपका प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट होता है। प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट उसे कहते हैं जो सबसे पहले, मान लो कि एक बैंक खुला है और बैंक ने अपना बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया है, तो कुछ बंदों ने आके उनको कैश थमाया और पैसे जमा करा दिए, तो ये वो कैश है, ये वो कैश है, उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट। बट लोन देने के बाद, जब लोन देने की वजह से एक और अकाउंट खुला है, तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट नहीं हुआ, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एंट्री हुई है कि हाँ जी एक अकाउंट खुला है नया और उसके अंदर 800 रुपये पड़े हैं। तो ये आपका सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं इसको हम। अब ये साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ से फिर इसका 20% रिजर्व बैंक रख लेगा इन केस रियल कैश में कोई विड्रॉल होता है तो, और बाकी बचा 640 फिर से लोन में दे देगा। अब जब इसको लोन में देगा तो इसका भी अकाउंट खोलेगा, तो एक और अकाउंट खुल जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट खुल गया तो 640 रुपये का एक और अकाउंट ओपन हो गया, खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एंट्री हुई है, कोई कैश की ट्रांसफर, रियल कैश की ट्रांसफर नहीं हुई है, खाली आपको एक नंबर दिखाएगा आपके अकाउंट में कि आपके पास 640 पड़ा है। फिर इसका भी 20% रिजर्व में रखा जाएगा और 512 का लोन दिया जाएगा और 512 का एक और अकाउंट खुल जाएगा। तो अब इसको समझना, इसको आप अगर हम इन सब एंट्रीज को देखें तो यहाँ पे खाली 1,000 रुपया ऐसा है जो बैंक के पास रियल कैश में पड़ा है, और बाकी सब खाली एंट्रीज हैं बुक्स के अंदर, रियल कैश नहीं है, सिर्फ एक नंबर्स हैं कि भाई हमारे पास ये पैसा जमा है। तो यहाँ पे बैंक ने मनी मल्टीप्लाई किया, आप देख रहे हो अब बैंक के पास खाली 1,000 रुपये थे, और अगर आप इस स्टेज पे आके टोटल करोगे तो 1,800, 640, 512 इतने रुपए बैंक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहा है कि मेरे पास इतने रुपए पड़े हैं। 1,000 रुपये नहीं दिखाएगा वो दिखाएगा इतने रुपए बैंक के पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बैंक मनी मल्टीप्लाई करता है। अब ये फोर्थ राउंड था हमारा, बट बैंक यहाँ रुकता नहीं है। बैंक 410 ये रिजर्व में रखने के बाद ये 410 रुपये भी आगे लोन पे दे दिया, उसका अकाउंट खोलेगा, तो ऐसा चलता रहेगा। बट ऐसा कब तक चलेगा, बैंक कभी ना कभी तो रुकेगा। हाँ जी रुकेगा। बैंक इनफाइनाइटली ये साइकिल नहीं चला सकता, बैंक को रुकना पड़ेगा। और बैंक को कहाँ रुकना पड़ेगा ये समझते हैं। बैंक के पास रियल कैश कितना पड़ा, 1,000 रुपये। हाँ आपको पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट क्या है या इनिशियल डिपॉजिट क्या है, आप क्या बोलोगे, 1,000 रुपीज। और ये जो कैश रिजर्व है, ये मैं बता दूं आपको, ये बैंक खुद डिसाइड नहीं करता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि कितना कैश रिजर्व बैंक को रखना मैंडेटरी है, और वो एक ऑर्डर इशू करता है कि 20%, सपोज एग्जांपल ले लिया कि 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स आपको अपने कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा। और ये आरबीआई को जमा कराना होता है, ये बैंक अपने पास नहीं रखता, ये जमा कराता है बैंक को, तो ये आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपका रियल कैश में होना चाहिए, जो आपका कैश रिजर्व है ये रियल कैश में होना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक साइकिल चला रहा है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 आगे भी चलता रहेगा, और हर बारी जितने भी राउंड में पैसे होंगे उसका 20% यहाँ पे रिजर्व क्रिएट करता रहेगा। बट ये रिजर्व कब तक क्रिएट कर सकता है,
मैक्सिमम कितने अमाउंट का ये रिजर्व क्रिएट कर सकता है। मैंने बताया कि ये रिजर्व रियल कैश में होना चाहिए, और बैंक के पास रियल कैश पड़ा हुआ है 1000 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि 1000 रुपीज से ज्यादा का बैंक रिजर्व क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिजर्व होना चाहिए रियल कैश के अंदर, और रियल कैश बैंक के पास खाली 1000 रुपीज पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 1000 रुपीज से ज्यादा बैंक रिजर्व क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो इससे ज्यादा रिजर्व अगर वो इससे आगे जाएगा, मान लीजिए कि ये साइकिल चलाते चलाते करते करते टोटल प्लस 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 करते करते ये 1000 रुपीज पहुंच गया, और बैंक उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो आरबीआई उसको रोक देगा, फाइन लगा देगा, उसका लाइसेंस छीन लेगा। क्यों? आरबीआई बोलेगा कि मैंने कहा था कि आपका जो कैश रिजर्व है वो रियल कैश में होना चाहिए आपका, तो वो 1000 रुपीज आपके पास रियल कैश पड़ा हुआ है, उससे ऊपर क्या आपने रिजर्व कैसे क्रिएट कर दिए? 1200 के रिजर्व आपने कैसे क्रिएट कर दिए? आप 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते। तो बैंक 1000 रुपीज से ऊपर रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकता, और जिस मूवमेंट पे उसके टोटल रिजर्व हर साइकिल का टोटल करके 1000 के इक्वल हो जाएगा, या कह लीजिए कि उसके प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल अगर हो जाएगा उसका कैश रिजर्व, तो वो वहां पे अपनी लोन की साइकिल रोक देगा, वहां पे मनी मल्टीप्लाई करना रोक देगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा, उसके आगे मनी क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ रुक जाएगा वो। अब यहाँ पे एग्जांपल में जो लिया है मैंने, सारी एंट्रीज आपको नहीं दिखाई, बट ये साइकिल चलाते चलाते अगर आप एंड में आके इसका टोटल करोगे डिपॉजिट्स का, तो आपके पास टोटल डिपॉजिट्स हो जाएंगे 5000। 5000 में अगर मैं बोलूँ आपका 1000 रुपीज तो आपके प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, और आपके जो 4000 हैं वो मनी क्रिएट करते हुए बैंक ने बनाए हैं, इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट, और इसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं, जो मनी बैंक क्रिएट करता है इसको बोलते हैं बैंक मनी। ठीक है? तो ये इस तरीके से बैंक मनी क्रिएट करता है। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, हो सकता है कि क्योंकि पहली बार में आपको समझ ना आया हो, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस ऐसा है। एक अजीब ही चीज़ है कि पैसे नहीं है, पड़े हैं खाली 1000 रुपये, आगे हाँ, पड़े हैं खाली 1000 रुपये, और दिखा रहे हो आप कि मेरे पास पड़े हैं 5000 रुपये। तो ये सीन क्या चल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये है कि चलो ठीक है, आपने 1000 रुपये का लोन बांट दिया, और आपने यहाँ दिखा दिया कि 800 रुपये का लोन दिया, आपने 800 रुपये का लोन दिया, और यहाँ आपने दिखा दिया किसी 800 रुपये इसके अकाउंट में पड़े हैं, बट ये बंदा पैसे तो निकालेगा या किसी को पेमेंट करेगा। तो हमने पहली एजम्पशन क्या मानी थी? हमने पहली एजम्पशन ये मानी थी कि सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो रही, या तो चेक के थ्रू होगा पेमेंट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, किसी बंदे ने बैंक से 800 रुपये का लोन लिया तो उसकी बैठ के पूजा नहीं करेगा, वो उसको यूज करेगा। मान लो कि उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा तो जिन लोगों से वो सर्विस ले रहा है, मजदूरों से, कॉन्ट्रैक्टर से, जिससे भी वो सर्विस ले रहा है, उनको पैसा पे करेगा। मैंने बोला कि सारी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं, वो बैंक के थ्रू होगी। तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा या चेक के थ्रू करेगा? या तो करेगा ऑनलाइन ट्रांसफर, या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करेगा। तो ये पैसा भी पहले जो चेक आपका बैंक में जाएगा और बैंक के थ्रू ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे भी कैश की ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। अगर आपने जिस बंदे को चेक दिया है वो बंदा जब बैंक में जाएगा और वो चेक जमा कराएगा, तो आपके अकाउंट से पैसा निकल के, अकाउंट नंबर 1 से पैसा निकल के अकाउंट नंबर 2 में जाएगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री हो जाएगी। या फिर अगर पहले की बात करें तो खाली एक एंट्री हो जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि रियल कैश की ट्रांजेक्शन थोड़ी हुई है। आपने एक सामने वाले बंदे को चेक दिया, उसने वो चेक जाके बैंक में जमा कराया, अब बैंक के पास आपका भी अकाउंट है, उसका भी अकाउंट है, वो आपके बैंक में एक एंट्री मारेगा, हाँ भाई 60 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम पर्सन ए एंड क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ पर्सन बी। खाली ये एंट्री हो जाएगी, कैश की ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं। तो इसका मतलब कैश तो बैंक के पास ही है। तो असल में जब जब बैंक को ऑनलाइन जब जब बैंक को ट्रांसफर करना होता है अकाउंट टू अकाउंट, तो वो खाली एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री मारता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एंट्री मारता है, वो कोई रियल कैश का ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, उस केस में जहां पे लोग रियल में कैश विड्रॉ करते हैं, उसका मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई भी कहता है कि आपको कुछ अमाउंट तो कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा, और उसके अलावा भी, इसके ऊपर भी, ये तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर भी बैंक कुछ पैसा जमा अपने पास कैश में रखता है।
तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ तो हमने खाली 20% का एग्जाम्पल लिया है। असल में बैंक क्या करता है, 1000 में से जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है 200 की, वो भी प्लस 100 रुपए और अपने पास रखेगा और 700 रुपए का लोन बांटेगा। तो बैंक इस तरीके से चलता है। और हमने पढ़ा था, आपको याद होगा मनी के सेक्टर में, कि आरबीआई की जो रिक्वायरमेंट होती है कैश रिजर्व में पैसा मेंटेन करने की, ये तो आरबीआई को जमा होता है, उसके ऊपर भी बैंक इमरजेंसी पर्पस के लिए या अपनी सेफ साइड पर रहने के लिए कुछ पैसा रिजर्व में रखता है, जिसे हम वोल्ट कैश कहते हैं। इसको आप बोलोगे वोल्ट कैश, जो कि आरबीआई की रिक्वायरमेंट से ओवर एंड अबव है। तो बैंक हमेशा कैश विड्रॉल्स को मीट करने के लिए, कोई भी बंदा अगर कैश विड्रॉ करने के लिए आता है तो उसके रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बैंक हमेशा कुछ कैश अपने पास रखता है। तो वो वहां से भी सेफ है। और उसको पास्ट एक्सपीरियंस से मालूम है कि अगर मेरे पास रियल कैश 1000 रुपए का पड़ा है, तो 300 या 400 रुपए से ज्यादा के कैश विड्रॉल्स की रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आएगी। जो बंदे पैसा निकालने आएंगे वो 400 रुपए से ऊपर के नहीं आएंगे या 300 रुपए से ऊपर के नहीं आएंगे। तो वो 600 या 700 रुपए का लोन आराम से बांट सकता है और फिर उसका अकाउंट खोल देगा। और ये सारा फिर सेकेंडरी डिपॉजिट में दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है ना कि जितना कैश लोग निकालने आएंगे मेरे प्राइमरी डिपॉजिट का, मेरे कैश डिपॉजिट का 30-40% निकालने आएंगे, उतना मैंने रिजर्व में वैसे ही रख लिया पहले ही। और बाकी का मैं एंट्री घुमा घुमा के राउंड मिला मिला के मनी मल्टीप्लाई करता रहूंगा। और ये प्रोसेस होता है मनी क्रिएशन का। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन एंटर कर दीजिएगा, और वहाँ क्वेश्चन आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश होगी। तो अब ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। अब इसको जरा एक स्टेटमेंट वाइज पढ़ लेते हैं। हाँ, ये रहा। तो इसको समझते हैं। एक अगर आपको एक्सप्लेन करना है, देखो ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, और ये आपका प्रोसेस है मनी क्रिएशन का समझाया हुआ। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन विद एन एग्जांपल। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एग्जांपल आपका ये है, ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये आपका प्राइमरी डिपॉजिट है, आपको एक कैश रिजर्व रेशो दे रखा होगा। तो प्राइमरी डिपॉजिट का 20% आपको यहाँ पे रिजर्व मेंटेन करना है, और फिर ये डिपॉजिट माइनस ये आपका इक्वल टू में आ जाएगा 800। फिर यही 800 का बैंक लोन देगा और यहाँ पे एक डिपॉजिट और क्रिएट हो जाएगा। फिर इसका 20% यहाँ पे मेंटेन करेगा, माइनस करेगा, और इक्वल टू में आपका आ जाएगा ये लोन का अमाउंट आ जाएगा। फिर ये लोन बांटेगा, ये लोन बांटा तो एक और अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद फिर इसका 20% रिजर्व माइनस करके बाकी बचा हुआ लोन। तो इस तरीके से आप ये 3 या 4 पॉइंट देके, सिर्फ आपको 3 या 4 राउंड दिखाने हैं, ये 3-4 राउंड दिखा के आप पूरा एग्जाम्पल बना सकते हैं। और मैंने क्या लिखा हुआ है, दीज राउंड्स विल कंटिन्यू अंटिल टोटल कैश रिजर्व बिकम्स इक्वल टू ₹1000। तो ये जो कैश रिजर्व वाला कॉलम है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक आपका प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपये हो जाएगा। तो ये जो आपका टोटल अमाउंट है ये 1000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कैश रिजर्व, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैश रिजर्व इज मेंटेन्ड इन रियल कैश एंड रियल कैश इज प्राइमरी डिपॉजिट। हेंस कैश रिजर्व कैन नॉट एक्सीड प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि इस केस में आपका 1000 रुपये। तो आपको दे देगा एक प्राइमरी डिपॉजिट अमाउंट, आपको लेना है एक प्राइमरी डिपॉजिट अमाउंट, कैश रिजर्व रेशो आपको एज्यूम करके चलनी है, और इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी है। टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा 5000, यहाँ 1000 हो गया 4000। कि भाई 1000 रुपये, 5000 का 20% मेंटेन कर रहे हैं रिजर्व में, और 4000 का लोन बांटा हुआ। तो ये आपका एग्जाम्पल है। इसको आपको अगर एग्जाम्पल से पहले आप थ्योरी में एक्सप्लेन करोगे तो वो कैसे एक्सप्लेन करना है, अब ये पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कैश डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक बाय द बैंक इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट। तो पब्लिक से बैंक ने जो कैश की फॉर्म में डिपॉजिट लिया है उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट। अब ये कैश बैंक के पास है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक लेंड्स मनी मैनी टाइम मोर देन इट्स प्राइमरी डिपॉजिट। हमने एग्जांपल में क्या देखा था? बैंक के पास 1000 रुपये पड़ा हुआ है, बट बैंक जो मनी लैंड कर रहा है, जो मनी वो लोन पे दे रहा है, वो इससे कई गुना ज्यादा होती है। देखो बैंक के पास पड़े हैं 1000 रुपये, और लोन उसने कितना दिया टोटल? लोन की बुक देखोगे, ये इसका टोटल लोन है 4000। तो 4 गुना ज्यादा, प्राइमरी डिपॉजिट से 4 गुना ज्यादा बैंक ने लोन दिया है। तो वही आपको लाइन कह रहा है कि बैंक lends money many times more than its primary deposit. This is possible because lending of money is done by way of credit entry known as secondary deposit. कह रहे हैं lending of money कैसे की जाती है? सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिट एंट्री पास की जाती है, एक एंट्री पास करी जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
रियल में कैश ट्रांसफर नहीं होता, और उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो यहाँ पे आइए, तो जैसे ये लोन है, तो आपने लोन दिया है, तो इसकी खाली एक क्रेडिट एंट्री पास हुई है, तो रियल में कैश नहीं दी हो, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये जो आपको रेड मार्क, रेड बॉक्स में है, ये 1000 रुपये से नीचे जितने भी आपके अमाउंट है, ये सारे सेकेंडरी डिपॉजिट हैं, जो एक सिर्फ एक क्रेडिट एंट्री के थ्रू पास हुए। तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज लैंडिंग ऑफ मनी इज डन बाय वे ऑफ क्रेडिट एंट्री नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स विच आर नॉट इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ कैश बट जस्ट एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने आपको समझा दिया, खाली एक एंट्री होती है। दिस इंक्रीजेज द टोटल डिपॉजिट्स, तो ये आपका टोटल डिपॉजिट्स बढ़ा देता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स, और फिर क्रेडिट एंट्रीज मार मार के जो आप सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट कर रहे हो, वो आपका टोटल डिपॉजिट्स बढ़ाता रहता है, विच इंक्रीजेज इट्स लेंडिंग कैपेसिटी। अब टोटल डिपॉजिट बढ़ेगा, तो देखो पहले प्राइमरी डिपॉजिट था, आपने लोन दिया, लोन की सिर्फ क्रेडिट एंट्री पास हुई है, लेकिन उससे एक सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हो गया। अब सेकेंडरी डिपॉजिट के क्रिएट होने की वजह से आपका टोटल डिपॉजिट बढ़ गया। कैसे? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, तो वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर आपका टोटल डिपॉजिट बढ़ जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट आपका टोटल डिपॉजिट बढ़ाया जा रहा है बार बार, और टोटल डिपॉजिट बढ़ने से बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लोन देने के लिए बैंक क्या देखेगा, टोटल डिपॉजिट। हाँ भाई, मेरे पास टोटल डिपॉजिट अमाउंट इतना पड़ा हुआ है, उसका 20% मैं रिजर्व में रखूंगा और बाकी लोन में बांट दूंगा। तो दिस इंक्रीजेज द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक विच इंक्रीजेज इट्स लेंडिंग कैपेसिटी, तो उसकी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर अपॉन फर्दर लेंडिंग, एक और बारी लेंडिंग करने से क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट इंक्रीजेज अगेन। तो साइकिल चल रही है, आपने सेकेंडरी डिपॉजिट के थ्रू फिर से लोन दिया, और फिर से आपका टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हुआ और आपकी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। इसलिए बैंक, देखो देयरफॉर बैंक में एक्चुअली हैव कैश ऑफ ₹1000 करोड़, बट इट कैन क्रिएट मनी वर्थ ₹5000 करोड़। एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया। विद इट्स एक्सपीरियंस बैंक नोज दैट नॉट ऑल बट सम पीपल विल विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो बैंक को मालूम है अपने एक्सपीरियंस से कि सारे नहीं, बट सम पीपल, सारे नहीं बट कुछ लोग कैश विड्रॉ करेंगे बैंक में से, तो इसलिए वो कुछ अमाउंट रिजर्व में रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने रिजर्व यहाँ रखा हुआ है, ये रिजर्व हो गया। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ₹1000 करोड़ इट विल कीप 20%, ये आपका 200 है, बताइए, ये 2000 नहीं है, 200 है। ₹1000 का 20% 200 एज रिजर्व कैश एज्यूमिंग। तो ये ₹1000 का 20%, जो कि 200 करोड़ होता है, मतलब 1000 करोड़ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका कैश रिजर्व रख लेगा, ये एज्यूम करके कि भैया इतने पैसे बैंक से कैश विड्रॉ करने के लिए लोग आएंगे, इतना कैश विड्रॉ करने बैंक में लोग आएंगे। So this much, assuming that this much cash can be withdrawn by the public in the form of cash. This is known as cash reserve ratio. तो एक बार फिर पढ़ते हैं। Cash deposits received from public by the bank is called primary deposit. Hence, this is cash held by the bank, जो real cash बैंक के पास है। But bank lends money many times more than its primary deposit. Primary deposit से कई गुना ज्यादा बैंक मनी लैंड करता है, लोन देता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज lending of money is done by way of credit entry known as secondary deposits, which are not in the physical form of cash but just an entry in the books of accounts. This increases the total deposits. Total deposits is your primary deposits plus secondary deposits of the bank. So this increases the total deposits of the bank, which increases its lending capacity. Upon further lending, secondary deposit increases again, which leads to further increase in lending capacity. Therefore, bank may actually have cash of ₹1000 crore, but it can create money worth ₹5000 crore. With its experience, bank knows that not all, but some people will withdraw cash from bank. Hence, it will keep some cash as reserve with it. For example, out of ₹1000 crore, it will keep 20% as reserve cash, assuming that this much cash can be withdrawn by the public in the form of cash. This is known as cash reserve ratio. नीचे नोट दे रखा है, सेकेंडरी डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। ये बात याद रखिएगा, क्या पता एमसीक्यू में आ जाए। सेकेंडरी डिपॉजिट्स को डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोला जाता है। कैश रिजर्व रेशियो इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो जो कि आरबीआई डिसाइड करती है उसको लीगल रिजर्व रेशो भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर द बैंक टू मेंटेन कैश रिजर्व। लीगली बाउंड होते हैं बैंक, बैंक लीगली बाउंड होता है ये कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए, इसलिए इसको लीगल रिजर्व रेशो भी बोला जाता है। तो दोस्तों मनी क्रिएशन हमने समझ लिया है, बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है ये हमने अभी जाना था। तो इनिशियल डिपॉजिट जो बैंक के पास होता है, जो रियल कैश बैंक के पास पड़ा होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा बैंक मनी मल्टीप्लाई कर सकता है, मनी क्रिएट कर सकता है। बट कितने टाइम्स, कितना मल्टीप्लाई, कितना गुना कर सकता है? तो ये अगर हमें जानना हो कि अगर बैंक के पास एक्स इनिशियल डिपॉजिट है तो उसका कितना गुना मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मान लो अगर मैं कहता हूँ कि 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर सकता है बैंक, तो इनिशियल डिपॉजिट डिपॉजिट अगर हमको मालूम है तो हम पता कर सकते हैं कि जो मनी क्रिएट होगी वो 5x होगी। हाँ जी, तो इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द मल्टीपल which tells that how much money bank can create using its initial deposits। अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को यूज करके कितने टाइम्स मनी बैंक क्रिएट कर सकता है। तो मान लो कि इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 रुपीज है और के आपका 5 है, तो मनी मल्टीप्लायर को हम यहाँ पे के बोल रहे हैं, जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसको हम के बोल रहे हैं। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मनी क्रिएशन होगा। तो इनिशियल डिपॉजिट इंटू के, 1000 इंटू 5, 5000। तो ये जो मनी मल्टीप्लायर होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए सीआरआर का यूज होता है। सीआरआर आपका बताता हूँ, कैश रिजर्व रेशो जो हमने इस एग्जांपल में देखी थी, कैश रिजर्व जो आपका है ये आपका सीआरआर है। और इस एग्जाम्पल में हमने जो इनिशियल डिपॉजिट लिया था वो लिया था 1000 रुपीज, और हमारे पास जो सीआरआर है वो है 20%। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आप सिंपली मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है ये नोट कर लीजिए। जो भी आपका सीआरआर दे रखा होगा उसको 1 से डिवाइड करना है। तो 20% था हमारे एग्जाम्पल में, तो ये आपका आ जाएगा, ये 20% है, तो 1/20% जो कि आया आपका 5। तो क्या आपका कितना आया, 5। यही आपका एग्जाम्पल है। इफ सी आर आर इज 20% देन के विच इज मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इज 5। तो अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट हमारे एग्जाम्पल में 1000 रुपीज था, तो के आपका 5 आया है, तो कितना मनी क्रिएट हुआ है, 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5 जो कि आया है 5000। चेक करते हैं, हमारे एग्जाम्पल में यही हुआ था। हाँ जी, तो ये जो टोटल मनी क्रिएट हुआ है ये 5000 हुआ। इस तरीके से आप मनी मल्टीप्लायर का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि बैंक कितने टाइम्स मनी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो अब मनी क्रिएशन का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए लेक्चर यहाँ खत्म होता है।